पहले रिवीजन करते हैं डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। तो वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग 3D में डायरेक्शन कोसाइन का इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्शन कोसाइन नाम क्यों पड़ा इसका? क्योंकि कॉस का इस्तेमाल करते हैं इसमें, ठीक है? अब कॉस अल्फा होता है x बाय r, कॉस बीटा होता है y बाय r, कॉस गामा होता है z बाय r। इसको L से लिखा जाता है, इसको M से, इसको N से। अगर एंगल पता होगा तब भी कॉस पता चल जाएगा, या x और r से डिवाइड करके भी तुम निकाल सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर मैग्नीट्यूड है, और उसके बाद मैंने रिश्ता बताया, रिलेशन बताया कि L M N में रिलेशन है कि L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर 1 होता है। कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। ओके, और इसी को तुम साइन में बदलोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, तो 1 1 1 3 हो जाएगा, 3 से गया तो 2 बचेगा। यानी साइन वाला में 2 फार्मूला होता है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इससे क्या फायदा होगा कि तुमको यहाँ पर से अगर अल्फा बीटा पता है तो गामा निकाल सकते हो इस रिश्ता का इस्तेमाल करके। 2 एंगल पता होगा तो तीसरा एंगल निकाल सकते हो। ये प्रूफ कर दिया। मैंने बोला कि वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट डायरेक्शन रेशियो होता है, और यूनिट वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट डायरेक्शन कोसाइन होता है, वो बता दिया था। तुम्हारे पास 2 तरीका है जो तरीके से इस्तेमाल करो। तो ये डायरेक्शन रेशियो है और ये डायरेक्शन कोसाइंस है। ये कॉस अल्फा है, ये कॉस बीटा, ये कॉस गामा है। कॉस अल्फा नेगेटिव आया, समझ जाओ कि माने कोई भी कॉस की वैल्यू नेगेटिव आई तो 90 180 के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल है। पॉजिटिव आया यानी कि वो 90 से छोटा, यानी कि एक्यूट एंगल है, 0 और 90 के बीच। ये सारी बातें बता दिया, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चन का बात है, ऐसे भी निकाल सकते हो डायरेक्शन कोसाइन, और ऐसे भी यूनिट वेक्टर के तौर पे भी निकाल सकते हो। हम लोग डायरेक्टली ये वेक्टर भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे क्या करो कि भाई x2 x1 करो, डायरेक्शन रेशियो लिखो और फिर डायरेक्शन क्लियर हो गया। समझ आ गया अच्छे से? समझा रहे? ऐसा क्वेश्चन तुमको किताब में दिया हुआ है तो ज्यादा चिंता नहीं करना है, क्लियर है? जैसे मान लो मैं तुमको क्वेश्चन देता हूँ, आ जाओ एक क्वेश्चन देता हूँ, एक क्वेश्चन समझो। मैं बोलूँ कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, फाइंड द डायरेक्शन, खाली डायरेक्शन भी बोल देंगे, समझना, फाइंड डायरेक्शन, बस इतना बोलते हैं डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का मतलब ये होता है डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है? ओके, ऑफ वेक्टर i प्लस j प्लस k, बताओ जल्दी बताओ, ये बताना। इसका डायरेक्शन रेशियो निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, क्या करोगे बताओ? ये तो वेक्टर ऑलरेडी बना के दिया हुआ है तुमको, तो कोई टेंशन ही नहीं है। क्या करो, 1 1 1, पहले डायरेक्शन रेशियो लिख दो, डायरेक्शन रेशियो लिखो, डायरेक्शन रेशियो ऐसे लिखो, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो किसको बोलते हैं? वेक्टर का जो स्केलर कंपोनेंट है वही डायरेक्शन रेशियो होगा। तो कितना बताओ, कितना है? 1 1 1, खत्म, समझ आया? तीनों 1 है, 1 1 1। अब 1 है तो सोचो, आप तुम बताओ यहाँ पर डायरेक्शन क्वेश्चन, पहले r निकालो, r निकालो, r कैसे निकालो, r कैसे निकालो? मैग्नीट्यूड रूट अंडर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। इससे आसान क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, रूट 3 आ गया। तो तुम्हारा डायरेक्शन क्वेश्चन क्या हो गया? लो डायरेक्शन क्वेश्चन लिख दो एक लाइन में, 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3, खत्म हो गया, लो खत्म हो गया। और तीनों इक्वली इंक्लाइंड है, क्योंकि तीनों का कोएफिशिएंट इक्वल था। डायरेक्शन रेशियो से, डायरेक्शन कोसाइन भी सेम है, क्लियर करे? ये समझा? इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन कोसाइन भी, डायरेक्शन रेशियो, खत्म। इतना आसान क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं है। वेक्टर को कोई लिखा, ऑलरेडी वेक्टर लिखा हुआ, पॉइंट भी दिया रहता है, यहाँ पे पॉइंट दिया रहता है, जैसे 1 1 1 1 ऐसे दिया, बोले इस वेक्टर का, इसके पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन लिखा, बहुत आसान है, ऐसे ही लिख देते हो, खत्म, कुछ है ही नहीं इसमें। एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, एक क्वेश्चन पूछता, सुनो गौर से, एक क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, सुना सुना, बोला फाइंड ए वेक्टर, फाइंड ए वेक्टर which is equally inclined to the axis, which is, बोलो बोलो, equally inclined to the axis, क्या मतलब है इसका? मीनिंग बताओ तो समझेंगे। equally inclined to the axis, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताओ इसका क्या मतलब है? माने वो वेक्टर लिखो जो इक्वल एंगल पर है एक्सिस के साथ, यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, यानी कि एक्स के साथ, वाई एक्स के साथ, यानी अल्फा बीटा गामा बराबर दिया हुआ क्वेश्चन में। जब अल्फा बीटा गामा बराबर है तो उसका डायरेक्शन कोसाइन भी क्या होगा? सेम होगा। अरे एंगल सेम है तो डायरेक्शन कोसाइन भी क्या होगा? सेम ही होगा। तो हो गया, यहाँ पर लिखो, ऐसे लिखोगे, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देखो, इक्वली इनकलम, एल बराबर एम बराबर एन क्वेश्चन में गिवन है, दिया हुआ है। ओके, अब फार्मूला का पर क्या है बताओ, क्या पर क्या है? एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर बराबर 1, ये ना, तो बोलो ना रे, तो एल स्क्वायर, एल के एल रख दो, एम की जगह क्या लिख दो? एल लिख दो, एन की जगह क्या लिख दो? एल लिख दो। अब बताओ, अब बताओ, एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर कितना? एल स्क्वायर, ये बताओ, 3 एल स्क्वायर बराबर एल का वैल्यू क्या हो यहाँ? प्लस माइनस 1 बाय रूट 3, यानी कि डायरेक्शन क्वेश्चन क्या है? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या आया? प्लस माइनस 1 बाय रूट 3। एल का वैल्यू भी इतने आएगा, एम का वैल्यू भी इतना आएगा, एन का वैल्यू भी इतना आएगा। अब वेक्टर लिखना है, वेक्टर लिखना है, वेक्टर क्या लिखो, कैसे लिखो वेक्टर? अरे यूनिट वेक्टर लिखोगे ना, ये आई जे के लगा दो तो हो गया वेक्टर। आंसर क्या है बताओ? वेक्टर क्या होगा? हेंस वेक्टर क्या होगा? रिक्वायर्ड वेक्टर, रिक्वायर्ड बताओ। प्लस माइनस 1 बाय रूट 3 आई कैप, बोलो ना, प्लस माइनस 1 बाय रूट 3 जे कैप, प्लस माइनस 1 बाय रूट 3
के क्या कुछ कॉमन है, देखो तो कॉमन है, कुछ कॉमन है, प्लस बना रूट 3 कॉमन ले लो, आई प्लस जे, इसके हो गया वेक्टर, इतना आसान है। एल आई कैप माने तुमको कभी कोई डायरेक्शन कोसाइन पता चल गया तो एल को आई से गुना कर दो, एम को जे से गुना कर दो और एन को के से गुना कर दो, वेक्टर निकल जाएगा, इतना आसान है। क्लियर हो गया? तो हमने डायरेक्शन कोसाइन का कहानी खत्म कर दिया पूरा। ओके, ये 3D में फिर दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, 3D में वहां पर एक और चीज यहाँ पर भी देख लो थ्योरी, एक चीज हम बोलिए बताइए, इस सवाल का अच्छा क्वेश्चन था, एक थ्योरी और देख लो, छोटा सा थ्योरी और है, छोटा नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ बन लेता हूँ। अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन बताओ, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्या करोगे? जिस भी वेक्टर का तुम डायरेक्शन कोसाइन निकाल रहे हो वो वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है वो पता होना चाहिए, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है वो पता होना चाहिए, और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है वो पता होना चाहिए। तो बताओ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? 0। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90। एक्स एक्सिस जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90। 0 90 90। अब cos 0 1 होता है, बताओ cos 90 0 होता है और cos 90 0 होता है। अब बन गया तुमको। अगर बोले मैं बोलूं बताओ डायरेक्शन कोसाइन बताओ, या डायरेक्शन कोसाइन बोले या डायरेक्शन रेशियो बोले, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्शन कोसाइन बताओ एक्स एक्सिस का, किससे बताओ? बताओ क्या होगा? तो चूंकि एक्स एक्सिस के अलोंग कोई वेक्टर लोगे तो वो एक्स एक्सिस के साथ 0 एंगल बनाएगा, वाई के साथ 90 और जेड के साथ 90। तो cos 0 वाला 1 होता है, cos 90 वाला 0 होता है, 1 0 0, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 0 0। क्यों बनाया? cos 0 का वैल्यू 1 होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस खुद के साथ 0 एंगल बनाएगा। अब चलो अब खुद से बताओ, तुम बताओ, चलो देखते हैं कौन जवाब देता है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस बताओ। सॉरी, बताओ y एक्सिस x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90। पहले x का लोगे, अल्फा ना लोगे, अल्फा हमेशा x के साथ होता है, तो 90 cos 90 वाला 0। अब y के साथ कितना बनाएगा? 0 तो 1। समझा? अब खुद से बताओ z एक्सिस का। सॉरी बोलो कितना होगा? 0 0 1। समझा गया? कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन 1 0 0 और y एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन 0 1 0 और z एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन 0 0 1। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। सारा थ्योरी हो गया, एक और थ्योरी लास्ट बचा हुआ, खत्म करते हैं, उसके बाद अपना थ्योरी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आ जाओ। हो गया? आ जाओ आ जाओ। सेक्शन फार्मूला लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, एक्सरसाइज का, उसका तब सवाल पूरा बन जाएगा। सेक्शन फार्मूला, कौन फार्मूला? 10th क्लास में पढ़ते थे, विभाजन सूत्र। 11th क्लास में भी सेक्शन फार्मूला। देखो मेरे पास एक वेक्टर है, ध्यान दो अच्छा सा, देखो ये एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है, वहां ऐसा नहीं पढ़ते है लाइन सेगमेंट m1 x2 m2 x1 11th में, फिर 10th में पढ़े थे, याद करो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लड़का थे, कोऑर्डिनेट नहीं पढ़ते हैं? लो इसको मैं क्या करता हूँ, इस ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है? इस बार तुमको x1 y1 नहीं होगा, इस बार पोजीशन वेक्टर दिया होगा, ए का वेक्टर दिया होगा, ए का वेक्टर मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर ए, ठीक है। अब बी का पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं बी। ये ए और बी क्या है? ए और बी क्या है? ए है पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, बी है पॉइंट। अब पोजीशन वेक्टर हमेशा कहां से लेते हैं? ऑरिजिन से। तुम चाहो तो पूरा डायग्राम बना सकते हो। लो क्या करते हैं, ऑरिजिन हम नीचे दिखा दें, ऊपर दिखा, कहां भी कहीं भी दिखा लो, यहां ऑरिजिन दिखा दे, ऑरिजिन दिखा दे यहाँ। लो ये जो वेक्टर दिख रहा है, ये वेक्टर, ये जो वेक्टर दिख रहा है, ये तुम्हारा है ए वेक्टर। ये जो वेक्टर दिख रहा है तुमको, ये वेक्टर जो दिख रहा है, ये वाला वेक्टर, ठीक है। बोलो ये ए वेक्टर है और ये वेक्टर बी है, ऑरिजिन ये है, समझाया? अब कोई पॉइंट है जो बीच में पॉइंट पी है या आर है, मान लो पॉइंट आर है, ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर है आर, क्या बताओ क्या है? जो इस पूरे लाइन सेगमेंट को दो m/n अनुपात में बोलो डिवाइड कर रहा है, m अनुपात n में, या m1 m2 ले सकते हो, दिक्कत नहीं है। इसका पोजीशन वेक्टर क्या बताओ क्या है? बताओ क्या है? ये आर है, आर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बताओ? ये आर है। डायग्राम समझाया? तो ये सब भूल जाओ, ये तो पोजीशन वेक्टर ऑरिजिन से लेते हैं, ये ही तुम्हारा मेन लाइन है कि तुमको पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर दिया रहेगा, पॉइंट बी का दिया रहेगा, रेशियो दिया रहेगा, तुमको बोलेगा पॉइंट, उस पॉइंट का बताओ ये वेक्टर या पोजीशन बताओ जो इतना रेशियो में डिवाइड कर रहा है, रेशियो दिया रहेगा, फार्मूला वही पढ़े ना, m1 x2, m वाले को उससे गुना करते हैं, n वाले को ऐसा ही एकदम सेम। इसका तो तीन केस है इसमें, एक है अगर r पॉइंट बीच में से डिवाइड कर रहा है तो उसको इंटरनल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते? जल्दी बोलो, इंटरनल डिवीजन। क्या बोलते? जल्दी बोलो, इंटरनल डिवीजन, आंतरिक रूप से विभाजित होना, इंटरनल डिवीजन। तो फार्मूला बताओ, क्या करो, क्या करो? कुछ नहीं करना, ए बात नहीं करो, क्या करोगे? सुनो, कुछ नहीं करोगे, आर वेक्टर निकाला ना, क्या करोगे? एम बी वेक्टर, एम को बी से गुना कर दो और एन को ए से गुना कर दो, और बट्टा क्या कर दोगे? एम प्लस एन। ये हो गया तुम्हारा इंटरनल डिवीजन। जल्दी बोलो क्या हो गया? अरे बोलो ना रे,
क्या हो गया ये, बोलो ना रे लड़का। इंटरनल डिवीजन मतलब जब आर पॉइंट बीच में हो, लो ये हो गया इंटरनल। और ये पॉइंट बिल्कुल आर आर जो है बिल्कुल बीचों बीच हो जाए, मिड पॉइंट चला जाए, मिड पॉइंट, तो एम इज टू एन 1 1 हो जाएगा, याद है ना, 1 1 रखो बी मिड पॉइंट में, नंबर 2 में मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला बताओ क्या होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला बताओ क्या होता है, मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु ए लगा तुमने क्या को एम के 1 एन के 1 1 1 2 हो जाएगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बटा, बोलो बस इतना ही है, बस इतना इजी है। तो और एक्सटर्नल डिवीजन अगर रहेगा, बोलेगा एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, सुन रहे, एक्सटर्नल डिवीजन अगर बोलेगा तो प्लस की जगह क्या कर दोगे, बस ये 11 में बताया गया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या करोगे कि आर वेक्टर बराबर, बोलो खुद बोलो, एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर बट्टा एम माइनस एन, बस इसमें मिड पॉइंट कभी नहीं हो सकता है इंटरनल में, एक्सटर्नल में सॉरी, हो गया, ये है बहुत इंपॉर्टेंट, समझाया, बस सिंपल। क्वेश्चन में तुमको ए वेक्टर ए दिया रहेगा, वेक्टर भी दिया रहेगा, रेशियो दिया रहेगा, सीधे क्या करोगे, इस मान लो क्वेश्चन दिया तुमको ऐसे, सुनो सुनो सुनो, मैंने ऐसे दे दिया, ये दे दिया तुमको 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ऐसे दिया हुआ है, चलो आई दिया हुआ है, मान लो i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप, ऐसे कुछ करके दिया हुआ है, ओके। अब तुमको बोलेगा ये 3 अनुपात 2 में एक पॉइंट है जो काट रहा है, इस आर का पोजीशन में बताओ क्या करोगे, इसको इससे गुना करोगे, इसको और एम प्लस कर दो, ये फॉर्मूला लगा दो, समझा, इंटरनली बोलेगा तो लगाओगे, एक्सटर्नली बोलेगा तो लगाओगे, अब मिड पॉइंट कर दो, समझा गया अच्छे से, अब सवाल बना सकते हो, क्लियर हुआ, हाँ बस बहुत आसान है ये, बहुत आसान, कुछ नहीं है इसके अंदर। अब थ्योरी हो गया इस चैप्टर का 10.2 एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी का है उसका थ्योरी मुकम्मल हो गया, अब सवाल पूछ सकते हैं, चलो सवाल डाल लो, पहले एक बार तुम लोग क्या करोगे, यहाँ से पहले मैं स्क्रीनशॉट का मौका देता हूँ बच्चे लोगों, आज जो किया यहाँ से ना किया, इससे पहले हम लोग एक यहाँ तक लास्ट के थे, एक ये उतारना है, 2 3 4 5 6 यहाँ तक, चलो अब बोलो क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन बोलो, चलो क्वेश्चन पूछो, आप जो क्वेश्चन पूछना 10.2 में पूछो, इस थ्योरी पे पूछो जो आज पढ़ा है, कल वाला थ्योरी पे बोलो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पूछो, दोस्तों बन गया। अच्छा एक और बताता हूँ, पूरा बन, अब तो पूरा बन जाएगा, अब एक और चीज बताता हूँ, तभी एक किस बोलेगा कि कोलिनियर साबित करो, क्या करो, सुनो सुनो ए सुनो ए लगा ए सुनो, एक और सवाल देखो, ए सुनो ए सुनो रे चट्टा, सुनो, एक वेक्टर ए है मान लो, बोलेगा कि प्रूव दैट द वेक्टर ए मान लो ए दिया हुआ है, मान लो 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, और वेक्टर भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 6i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3j कैप और इसका 9k कैप, ये दिया हुआ है, बोले साबित करो कि दोनों वेक्टर कोलिनियर वेक्टर है। कोलिनियर के लिए क्या बोलते हैं, बी बराबर लैम्डा ए या के, याद है, के ए, तो देखने से लग रहा है इस सवाल दो सॉल्यूशन कितना आसान है, कितना आसान है, तुमको दिख रहा है कि इसमें कितना से गुना दिखाई दे रहा है, कितना गुना कर रहे हो, 3 से लड़ा गुना कर दिया गया, इसमें 3 से गुना कर दो, ए में बी मिल जाएगा, दिखने से लग रहा है कि बी बराबर 3 है, बी बराबर 3 है, 3 से गुना कर दिया गया, यानी सेम डायरेक्शन हो गया, बोले ना 0 डिग्री एंगल होगा या 180 डिग्री एंगल होगा, समझ आना कि वो कोलिनियर वेक्टर है ना, तो 3 से गुना कर 3 अच्छा 3 कम 3 9 भाई, तो दिखाई दे रहा है, लेकिन बनाने का तरीका सिखा देता हूँ, बी बराबर लैम्डा ए हो गया भाई, बी बराबर 3 हो गया, सेम डायरेक्शन में एंगल आ गया, 0 डिग्री एंगल हो गया, बोले ए और बी के बीच में एंगल कितना, तो बोलो 0 डिग्री का, सेम होता है, सेम डायरेक्शन में। अब तुम क्या करोगे, मेरा तरीका सुनो, मेरा तरीका क्या करोगे, दोनों का रेशियो ले लोगे, इसका आई वाले को आई से ले लोगे, इसको बोलते हैं a1 b1, चलो a1 by b1, जल्दी बोलो बोलो 2 बटा, जैसे मैथ में करते थे वैसे ही बचपन क्लास में 1/3 आया, और a2 बटा ऐसे नहीं बोलो, a2 बटा b2, a2 का बोलो -1, नहीं जे लेना है, कोफिशिएंट खाली लेना है, सिर्फ कोफिशिएंट लेना है, a3 by b3 3/9 कितना है, 3 बराबर आया, जब भी तीनों रेशियो सेम आ जाए, क्या बोला फिर से बोलो, तीनों रेशियो का आ जाए सेम आ जाए, समझ आना कि वो क्या है, परपेंडिकुलर है, सॉरी कोलिनियर है, कंडीशन समझ आ गया, क्या बता क्या है, लिखो हेंस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी और कोलिनियर, बस हो गया। वैसे तो प्रूफ तो ये भी हो गया सर, बी बराबर देखने से लगा कि 3 कॉमन लोगे, कितना कॉमन लोगे बताओ, 3 कॉमन लोगे, 2i माने j प्लस 3k और बराबर हो गया तुमको 3, और ये वेक्टर बी वेक्टर ए हो गया, 3a वेक्टर है, 3b बराबर 3a वेक्टर तो हो गया, समझ में, 3a वेक्टर जो है कोलिनियर है, जब भी उस फॉर्म में आ जाता तो b बराबर लैम्डा ए जो होता है कोलिनियर वेक्टर का पहचान है, लैम्डा प्लस या माइनस, क्लियर हो गया लगा।
अब ऐसे इसी सवाल पे ऐसे क्वेश्चन क्या बार एग्जाम में पूछा हुआ है ऐसा मैंने बोला ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है दो कब पूछा हुआ है मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ कॉलेज वेक्टर का हेंस सुनो एक बार क्वेश्चन क्या पूछा हुआ सुनो ऐसे दिया बोलेगा वेक्टर सुनो 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 यहाँ आई दे दिया यहाँ 2j दे दिया और यहाँ दे दिया लेमडा ठीक है और बोला सुनो 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 एंड एक वेक्टर दे दिया 2i कैप प्लस 4 म्यू या म्यू जे कैप अब प्लस 3k कैप ठीक है और कॉलिनियर तब बोला कि लेमडा और म्यू का मान निकालो लेमडा और म्यू का मान निकालो ऐसा पूछेगा ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बहुत आसान है क्या करोगे सर का बोले अभी a1/2 बोलो a1/2 1/2 हाँ यहाँ पर 2 बाई म्यू बोलो ना रे यहाँ बोलो लेमडा बाय अब बराबर कर लो 1/2 को 2 बाई म्यू के बराबर करो तो म्यू का मान कितना निकला बताओ जल्दी बताओ म्यू का मान हो गया 4 क्या निकला अब 1/2 को लेमडा बाय 3 के बराबर कर दो तो लेमडा 1 कितना निकला 3/2 हो गया कितना आसान क्वेश्चन देखो रेशियो बराबर करके आंसर निकाल दो कितना आसान है खत्म जवाब है क्लियर हो गया जब भी रेशियो सेम हो दो वेक्टर का उसके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट का रेशियो सेम हो तो खतरा के वो क्या है कॉलिनियर है खत्म हो गया मैंने पूरा कंप्लीट सवाल भी बता दिए थ्योरी दे दिए सब कुछ अब मुकम्मल हुआ है आज 3 दिन की थ्योरी में ठीक है अब नेक्स्ट क्लास में इसमें आपको डाउट होगा तो डाउट पूछ लेना अब बाकी नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग करेंगे प्रोडक्ट पढ़ने वाले 10.3 पढ़ेंगे यानी कि मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट तो वो हो गया चलो लिख लो आप इसको स्टार्ट करो चलो यहाँ से ना यही यहाँ से लिख चुके हो ये लिख चुके हो पढ़ लिखो क्वेश्चन सब लिख दिया हुआ स्टार्ट करो क्वेश्चन को छोड़ना तुम समझाना अपने हिसाब से क्वेश्चन आगे मिल जाएगा डोंट वरी हम अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं कैसा हाँ क्वेश्चन का लिखोगे तो आगे काट दो यहाँ पर थ्योरी लिखो ना कंप्लीट दोबारा थ्योरी ना लिख रही हो आगे क्वेश्चन तुम इसका 18 नंबर स्लाइड में मिल जाएगा ये क्वेश्चन ये ना क्वेश्चन तो 18 में मिलेगा पहले थ्योरी लिखो तब क्वेश्चन इसलिए पहले बोल दिया हो गया दैट्स ऑल तो हमने थ्योरी कंप्लीट कर दिया 10.2 और कोई डाउट ना रहे अब डाउट है चलो दैट्स ऑल जिसका थ्योरी नहीं है उसका डाउट था